চারিদিকে বন্যার পানি করে থই থই, ঘরবাড়ি সব তলিয়ে গেছে, হারাবো বলো কই। ধেমাজি কি ঘরে ঘর বড় পথের দিকে। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने अभी ये क्लिप्स और वीडियो जो भी अभी चल रही थी ये सब आपने देखा किस तरीके से असम में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। करीब 1.5 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो गए हैं, अपने सर्वाइवल के लिए जूझ रहे हैं। साथ में 14,000 हेक्टेयर से ज़्यादा की भूमि की जो खेती है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और हमें ये देखने को मिलता है कि करीब जो मृत लोगों की भी संख्या है वो 100 के पार पहुंच चुकी है। तो ये इतना भयंकर तबाही मचाने वाला ये फ्लड हम ये देखते हैं कि असम में लगभग हर साल हमें सुनाई देता है कि असम में फ्लड आया है। तो इसके क्या रीज़न है, ये क्या चीज़ें हैं जो ये हर साल ऐसा हो रहा है, इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। प्लस में हमें ये भी देखने को मिलता है कि 2026 हाल के वर्षों में अगर देखा जाए तो 2026 में सबसे ज़्यादा तबाही क्यों मच रही है। तो इन सारे रीजन्स पर हम डिस्कस करेंगे। प्लस में हम ये भी देखेंगे कि क्या राहत कार्य या गवर्नमेंट किस तरीके से कार्य कर रही है और लोग इस चीज़ में कैसे बढ़ चढ़ कर मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ में हम ये देखेंगे कि क्या रीज़न है, जोग्राफिकल रीज़न क्या है या मौसम का क्या रीज़न है कि जिसकी वजह से हर साल असम में ऐसी स्थिति पैदा होती है, या इसमें क्या गवर्नमेंट का फेलियर है या ये कोई नेचुरल चीज़ है जिसके कारण ये हमेशा हो रहा है। तो इन सब चीज़ों के विषय में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप ये देखेंगे जो असम में फ्लड आए इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित जो एरियाज़ हैं उसमें शिवसागर, जोरहाट, ये सारे ज़िले हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। और इन ज़िलों में बहुत ही हाई स्केल पे तबाही मची है। लोग अपने घर को छोड़ने को मजबूर हैं और प्लस में उन्हें अपने घर छोड़कर बाहर रहना पड़ रहा है। और साथ में हमें ये देखना रिलीफ कैंप्स में जाके रहना पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इस फ्लड में हमें ये देखने को मिलता है सिर्फ लोग ही नहीं प्रभावित बल्कि जानवर भी काफ़ी प्रभावित है। करीब 55,000 से ज़्यादा जानवर एक जगह से बहकर दूसरी जगह चले गए हैं। और प्लस में 11,500 से ज़्यादा घरों के लोगों को रिलीफ कैंप में रहना पड़ रहा है। ये इस स्केल पर ये जो फ्लड असम के फ्लड ने तबाही मचाई है, ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि ऐसा हर साल क्यों हो रहा है। अगर हम इसके पीछे रीज़न की बात करें कि यह फ्लड हर साल असम में क्यों आता है, तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वह है वहाँ की ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि हिमालय से ओरिजिनेट होती है और ये चाइना के तिब्बत में ओरिजिनेट होती है। और चाइना में इसे सांगपो नाम से जाना जाता है। और ये वहाँ से जब ओरिजिनेट होती है तो अपने साथ बहुत सारे पानी और सेडिमेंट्स को लेकर आती है। तो वो पूरे हिली एरिया से आते हुए जब ये असम में आती है तो वहाँ पर फ्लैट एरिया पड़ता है और वहाँ पर अपने सारे सेडिमेंट्स क्या करती है, धीरे धीरे वहाँ पर डिपोजिट करने लगती है। और ऐसा करने से हम यह देखते हैं कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाने के कारण जो ये नदी का बहाव है या जो एरिया था, बेसिन था, वो क्या हो गया, धीरे धीरे कम हो गया। और जिससे अब नदी क्या हो रही है, दूसरे एरियाज में फैलती जा रही है, लगातार चौड़ी होती जा रही है। क्योंकि जो इसकी गहराई थी, नदी के जो वाटर बेसिन होता है उसकी जो गहराई थी वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो गई है। तो इससे नदी पूरी क्या हो रही है, आसपास के एरियाज में फैल जाती है। प्लस में इसमें हमें और एक दो रीज़न देखने को मिलता है कि इस साल थोड़ा मानसून भी जो हुआ था, साउथ वेस्ट मानसून, वो थोड़ा ज़्यादा हुआ है। तो आसपास जैसे मेघालय या अरुणाचल प्रदेश, जब इन जगहों पर बारिश होती है तो यहाँ की जो नदियाँ हैं, जो सहायक नदियाँ हैं, ये सारी नदियों का पानी कहाँ जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी में आके गिरता है। जो कि एक और रीज़न बनाता है कि इसमें और ज़्यादा इसने क्या किया, जो फ्लड था उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया। तो जिससे हमें इसी वजह से देखने को मिलेगा 2026 में हाल के वर्षों में कुछ ज़्यादा ही तबाही मची है फ्लड के कारण से। हमें ये देखने को मिलता है कि जो असम के ही जो ज़िले हैं चेराडो और शिवसागर, यहाँ पे लगभग जो नॉर्मल रेनफॉल होती है, जो एवरेज रेनफॉल होती है, उससे करीब 400% ज़्यादा बारिश इस साल हुई है। इसी वजह से इसने एक मेजर रोल प्ले किया है ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आने का, जिससे जो उसके आसपास के एरियाज़ हैं वो लगभग तबाह हो चुके हैं। और हमें देखने को मिलता है असम में 40% ऑफ द एरिया ऑफ असम इज क्या है कि वो बाढ़ के उसमें खतरे में है, जबकि अगर इंडिया के एवरेज निकालें तो केवल 10% है। अब हम यह देखते हैं किस तरीके से सरकार या वहाँ के लोग किस तरीके से या हमारे देश के लोग किस तरीके से इस चीज़ से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ये देखने को मिलता है कि सरकार ने भी कई सारे रिलीफ कैंप्स और एनडीआरएफ की टीमें लगातार वहाँ पे लगी हुई हैं, जो लगातार लोगों को सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जो लोग फंस गए हैं जहाँ से भी उनको इवैक्यूएट करने का काम कर रही हैं। प्लस में राशन वगैरह की सप्लाई भी की जा रही है। और हम यह भी देखते हैं कि कई सारे जो क्रिएटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन लोगों ने भी आकर आगे आए हैं और लगातार कोई लाइव स्ट्रीम कर रहा है, कोई मैराथन गेम कर रहा है। मतलब जैसे कैरी मिनाटी और ये आपके ट्रिगर्ड इंसान, आर्यन केल्विन, ये लोगों ने भी, और बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिन्होंने मिलकर एक फ़ंड रेज़ किया है। करीब इन लोगों ने तीनों ने मिलकर करीब 1 करोड़ से ज़्यादा का फंड रेज़ किया है असम के फ्लड के लिए। और भी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। प्लस में हमें ये भी देखना है गवर्नमेंट का भी रोल बहुत अहम हो जाता है। एनडीआरएफ की टीम रिलीफ कैंप्स लगातार सेटअप किए हुए हैं। प्लस में ये भी देखा जाता है कि 15,000 रुपये का
जो भी फैमिलीज अफेक्ट हो रही हैं इस फ्लड से, उनको डीबीटी के माध्यम से, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से उनके अकाउंट्स में भेजा जा रहा है। प्लस में 9 लाख रुपए जो विक्टिम्स हुए हैं, जिनकी डेथ हो गई, उनके परिवार को भी दिया जा रहा है। तो हम ये सारी चीज़ें, ये सारी डेवलपमेंट्स हम देखते हैं गवर्नमेंट की तरफ से हो रहे हैं। असम गवर्नमेंट ने इंटरी फ्लड रिलीफ जो ग्रांट भी दिया है, करीब 160 करोड़ का रिलीज़ किया है। तो हमें ये देखने को मिलता है गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर बहुत सीरियस है और इसको टैकल करने की कोशिश करी। अभी हमें ये देखने को मिला धीरे धीरे जो वाटर लेवल है वो लगातार कम हो रहा है, लेकिन क्या है, आईएमडी ने एक वार्निंग जारी की है कि अभी असम के जो पड़ोसी राज्य हैं मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर और बारिश होने की आशंका है। तो अगर और बारिश होगी, सीधी सी बात है, वहाँ की नदियों का जो पानी है वो सीधा ब्रह्मपुत्र नदी में आएगा और हो सकता है कि ये फ्लड एक बार और जो सेकेंड वेव भी आ सकती है इस फ्लड की, तो हमें इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। हम सबको अगर हम इस असम के फ्लड से हम सब लोग मिलकर निपट भी लेते हैं, तो उसके बाद भी हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, जैसे पानी से उत्पन्न होने वाली बीमारियों का, प्लस में लोगों को किस तरीके से उनको अपने घरों में हम भेज सकते हैं, और बहुत सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, पावर सप्लाई का, ये सारी चीज़ों को, बहुत सारे चैलेंजेस गवर्नमेंट के पास हैं। तो इन सब चीज़ों पर गवर्नमेंट को अच्छे से वर्क करना पड़ेगा। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मेरा ओपिनियन ये है, इसमें गवर्नमेंट बहुत हद तक फेल रही है। गवर्नमेंट इसके लिए कहीं तक बहुत ज़्यादा हद तक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल रही है, क्योंकि गवर्नमेंट पुअर एक तरीके से प्लानिंग करती है इसी। जब आपको पता है कि हर साल ये चीज़ हो रही है, तो आपको इस पे वर्क करना चाहिए। अब जैसे हम ये देखते हैं, गवर्नमेंट वही पुराने तरीके के वो एम्बार्कमेंट ट्रैप बना देती है नदियों के किनारे पे, वो वॉल्स वगैरह जो बन जाती हैं मिट्टी और कंक्रीट की जो बना दी जाती है, वो उस पर डिपेंड रहती है। और प्लस में जो ज़्यादातर वॉल्स हैं वो करीब 60s और 70s के टाइम की बनी हुई है। प्लस में गवर्नमेंट ये करती है, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि फ्लड जब आ रहा है उससे पहले ही इन सब चीज़ों को एक तरीके से पेट्रोलिंग वगैरह के तहत देख लेना चाहिए कि इस एरिया में वो एम्बार्कमेंट ट्रैप या जो दीवार है वो सही है नहीं है। पर गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट तब करती है जब जो ये फ्लड है ये हो चुका, मतलब ये जो कैटास्ट्रोफी होती है ये हो जाती है, तब गवर्नमेंट करती है।